रखते हैं निफ्टी एट 23633। रखिए आपके स्क्रीन पे करीब 650 अंक नीचे निफ्टी आई थी, बट डे लो से अगर आप देखें तो ये फिर भी रिकवर हुआ है। लेकिन जहाँ तक 2024 का सवाल है, ये मैं बताता हूँ आपको कि कितनी रिकवरी रही इसमें। 2024 मतलब इसकी हमने शुरुआत की थी इस इंडेक्स में, अगर आप लेवल टू लेवल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 33,800 की ट्रेजेक्टरी से हाई रहा करीब आप समझ लीजिए 46,000। क्या गजब का स्विंग दिया। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, इस पूरे स्पेस में 2024 कैसा रहा, श्रेया से जानते हैं। श्रेया, जो स्कैनिंग करी आपने, कैसा रहा ये साल आईटी के लिए? बिल्कुल, आईटी आज देखिए इसमें दबाव देखने को मिल रहा है। 2% से ज़्यादा टूट रहा था, लेकिन हालांकि बाजार की रिकवरी के साथ इसमें भी थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। अभी फ़िलहाल 2.25% गिर कर ये कामकाज कर रहा है। लेकिन 2024 पन्ने पलटेंगे आप 2024 के, तो वहाँ पे देखेंगे कि इसने 21% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है 2024 में। कुछ ऐसे काउंटर्स आईटी सेक्टर पे जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली 2024 में। परसिस्टेंट सिस्टम इसने 71% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं आज देखें तो इसमें लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। वही एम्फेसिस देखिए तो 3% से ज़्यादा का रिटर्न इसने 2024 में अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। वही ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है पूरे 2024 में। ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न इसने दिया है। लेकिन आज थोड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है 1% की करीब। कोफोर्ज 52% का रिटर्न इसने 2024 में अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन आज क्योंकि आईटी सेक्टर ही दबाव में है तो 1.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ फिलहाल। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जो आज फोकस में। टीसीएस टॉप लूजर्स में शामिल। आज ये 1.5% से ज़्यादा गिरा है, लेकिन 2024 में इसने 7% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। कुछ ऐसे और जहाँ पे आज बिकवाली हावी हमें देखने को मिली। इंफोसिस उसमें से 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे, लेकिन 2024 में अब तक इसने 20% से ज़्यादा का रिटर्न कमा कर दिया है अपने निवेशकों को। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2024 में देखें तो रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा था। ओके, बिल्कुल। अब इस स्पेस को थोड़ा और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और Q3 की शुरुआत होने वाली है, ध्यान रखिएगा, अर्निंग सीज़न की। और Q3 के अर्निंग्स सीज़न जो रिपोर्टिंग है उसकी शुरुआत होने वाली है। आईटी कंपनियों से शुरुआत होती है। मिताली के पास चलते हैं और जानते हैं कि जेएम फाइनेंशियल का जो प्रीव्यू रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो जेएम फाइनेंशियल के अनुसार ये जो तीसरी तिमाही है इसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी सुस्ती नज़र आ सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया है फर्लो यानी जो आर्थिक सुस्ती के चलते कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी दी जाती है, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी जताई गई है। और इसका सीधा साधा इम्पैक्ट जो है वो रेवेन्यू की ग्रोथ पे देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी तिमाही जो है ये फर्लो के चलते चुनौती बड़ा मामला रहेगा। मार्जिन की अगर बात करें तो वेतन बढ़ोतरी का इसको हम छोड़ दें, इसको साइड में रखें तो मार्जिन यहाँ पे हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कमज़ोर रुपए ने क्रॉस करेंसी की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको बैलेंस कर दिया है। और रुपी जो डेप्रिशिएट हुआ है उसके चलते एक्सपोर्ट रिलेटेड आईटी कंपनीज को अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने बताया है कि टॉप 5 कंपनीज यहाँ पे 10 से 50% बेसिस पॉइंट्स तक का मार्जिन में हमें सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनीज जैसे HCL, LTIM और टाटा टेक पर वेतन बढ़ोतरी का असर भी देखा जा सकता है। कुछ फैक्टर्स जो उन्होंने दर्शाए हैं जिस पे इम्पॉर्टेंट हमें एक फोकस रखना पड़ेगा, उसमें शामिल है कि डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंसेस है कंज्यूमर की साइड से वो वहाँ पे अभी कम रह सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साथ ही जो ट्रंप का प्रशासन है उसके आने के बाद आईटी का जो पूरा बजट है उसकी स्पष्टता तब देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर फर्लो की अवधि ऐसे ही बरकरार रहती है तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। लास्ट बात उन्होंने जताई है वो ये है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो कंपनी के प्रोजेक्ट का एक अनुमान बताएगी कि रेवेन्यू किस हिसाब से जनरेट होंगे। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज जहाँ उन्होंने बताया है, सबसे पहले बात करें अगर टीसीएस की तो यहाँ सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्जिन में सुधार की संभावना बताई है। इन्फोसिस की अगर बात करें तो FY25 रेवेन्यू गाइडेंस को ईयर ऑन ईयर 4 से 4.5% तक घटा सकती है। वही अगर विप्रो की बात करें तो BFSI और एनर्जी यूटिलिटी में दबाव के चलते मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है। HCL टेक में 5.5% की बेहतर ग्रोथ और कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम भी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आएगी। अगर बात करें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां फर्म बुलिश नजर आई तो उसमें शामिल है एम्फेसिस,
परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, विप्रो, और यहाँ पे कंपनी ने बाय की रेटिंग दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि LTI Mindtree में उन्होंने सेल की एक रेटिंग दी है। और तो ये जो तीसरी तिमाही है, यहाँ पे JM फाइनेंशियल ने मेनली फर्लो पे कंसंट्रेट किया है। आगे चल के देखना होगा कि ये जो संभावनाएं हैं और जो सुस्ती है, ये किस तरह से IT सेक्टर को हमें देखने को मिलती है। शुक्रिया मिताली। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 2025 में IT सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि 2024 में इसने 20% से ज़्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। मानस सर, गुड आफ्टरनून। आपसे ओरेकल पे मेरा सवाल है, इस साल में अब तक जैसा कि मैंने बताया, इसने 200% के करीब रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। 12,774 के लेवल पर कामकाज करता हुआ कैसा लग रहा है ये स्टॉक, और कैसे आप इसे अप्रोच कर रीड करें? कोई रणनीति यहाँ पे सुझाना चाहेंगे आप? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, ये सही है कि यहाँ इस स्टॉक का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस था 12,400 के आसपास, स्टॉक ने उसको अभी कुछ टाइम पहले ब्रीच किया, करेक्शन देखने को मिला, वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, 12,000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 13,800 के आसपास का हो सकता है। फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, आते हैं एक जरा हल्का सा आउटलुक ले लें पहले जरा आज के नए मेहमान का। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कुछ देर में आप सभी लोगों को एक बात बताऊंगा, मुझे उसी पे हंसी आ रही थी लेकिन अभी हंसी कंट्रोल कर रहा हूं मैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। कॉल क्या रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि ये मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज 23,500 तोड़ने के बाद भी जो रिकवरी बनी है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा पुल बैक और कंटिन्यू हो सकता है। शायद हम वापस 23,700 750 तक जा सकते हैं। और ऐसे केस में अगर मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक स्टॉक जहाँ पे कुछ मोमेंटम और बन सकता है, तो मुझे लगता है कि टेक स्टॉक्स में इन्फोसिस को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 1875 के करीब ट्रेड कर रहा है। और अगर यहाँ पे अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक 1930-1940 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इन्फोसिस को लॉन्ग किया जा सकता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो रखेंगे एट 1840 का। तो 1840 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को लॉन्ग करें। ओके, इन्फोसिस लॉन्ग। चलिए, अब इन्फोसिस से बात याद आई मुझे IT की। अनुज, हम जब भी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और निफ्टी की तेज़ी को स्पॉन्सर करने के लिए मोटे तौर पे दो चीज़ें होती हैं, या तो IT कंट्रीब्यूट करेगा या बैंक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों इंडेक्स में से एक का हमें एडवांटेज हमेशा मिलना चाहिए ना। जब हम CY25 में जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किससे है? आज सुबह हम RBI की उस स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसको लेके थोड़े कंसर्न, NPS का बढ़ना, स्पेशली आई थिंक प्राइवेट बैंक्स के लिए, और एक तरफ IT आपका जिस तरीके से अलाइंड है US में रेट कट्स, भले ही 2 ही कट हो रेट CY25 में, बट ज़्यादा पोटेंशियल किसके लग रहे हैं डिलीवर करने के? देखिए वीरू, मैं इसमें बताऊं तो मेरा व्यू इसमें है कि पहले क्वार्टर में, मतलब पहले 3 महीने में 2025 के, मेरा ये मानना है कि IT अभी भी आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि डोमेस्टिकली हमारे पास काफ़ी न्यूज़ फ्लो होंगे, बजट आएगा, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, वो अभी भी वो जो RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके बाद थोड़े से अभी भी एक रिस्क पॉइंट्स रहेंगे, FI की सेलिंग अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस समय कंपेयर टू निफ्टी IT वर्सेस निफ्टी बैंक, ना सिर्फ प्राइस के हिसाब से बल्कि वैल्यूएशन के हिसाब से, मेरा ये मानना है कि अगले 3 महीने आपको मौके देंगे लार्ज बैंकों में वापस एक बार पोजीशन बनाने का, क्योंकि बैंक निफ्टी वापस अपने हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और हो सकता है कि अगले 3 महीने में और थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन आ जाए। 200 डे मूविंग एवरेज पर भी है बैंक निफ्टी का इंडेक्स, हो सकता है इसको ब्रीच भी कर दें हम नए साल में। तो अगर आप इमीडिएट नियर टर्म की बात करेंगे तो अभी भी विजिबिलिटी ज़्यादा IT के साथ है, लेकिन अगर आप एक फुल ईयर के आउटलुक की बात कर रहे हो, खासतौर से आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर के आउटलुक की बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि प्योरली फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बैंक्स में वो बेटर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे IT स्टॉक्स बेच दें। इस पूरे साल हमने IT स्टॉक्स पर एक पॉजिटिव व्यू रखा था, वो अभी भी इंटैक्ट है और उसमें अभी भी कोई सेल का इंडिकेटर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर बात एक हो रही है रिलेटिव ट्रेड की, तो मुझे लग रहा है कि एट सम पॉइंट 2025 में बैंक्स में एक बड़ी रैली आएगी। 2025 में बैंक्स में एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव की पॉसिबिलिटी है। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे निफ्टी जो कि थोड़ा रिट्रेस होने के बाद स्टेबल हुआ था,
मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, एक ओवरऑल रियल्टी का ट्रेड था रचना जी का, और फिर आप लेके आइए जरा स्क्रीन पे एक बार मैक्रोटेक का। मैक्रोटेक रखिएगा स्क्रीन पे। ये भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में अगर आप देखिए, यस रिकवरी है बट नॉट स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली 1338 पे। और एक दो स्पॉट्स ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद चार का चौका की शुरुआत करेंगे जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं। जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर लॉरस लैब को देखिए, ये डे हाई पर आ गया 605 602 पे मैंने कमेंट किए थे। प्रशांत, लॉरस लैब को कैसे आप अप्रोच करेंगे? डे हाई पे आता हुआ अब वो 680 650 का क्लस्टर खुल रहा है क्या इसके लिए? जी वीरू जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट और स्क्वीज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। वॉल्यूम बैक मूव है, मुझे लग रहा है स्ट्रेट अवे यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए। करीबन 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली होना चाहिए 585, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप 592 592 स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से मुझे लग रहा है कम से कम 620 624 तक के लेवल नजर आने चाहिए। ओके, चलिए अब